साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में एनसीएफ 2005 और उससे पहले वाले वीडियो में आरटी एक्ट 2009 देखे थे। निश्चित रूप से तीनों टॉपिक से आए दिन क्वेश्चन बनते रहता है। आजकल एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन बन रहा है, जैसा कि इससे पहले जो शिक्षक भर्ती हुआ था 2023 में, उससे इसमें का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो निश्चित रूप से यह टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट 2009 के जैसे। तो चलिए ध्यान से इसको देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020। एनईपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और 2020 देखें तो एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह सकते हैं, 2020 कह सकते हैं। हम बोलचाल की भाषा में हम इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह देते हैं, लेकिन वह उसका वास्तविक नाम नहीं है, याद रखिएगा। यह इसका वास्तविक नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का फुल फॉर्म है। ज़्यादातर व्यक्ति इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह डालते हैं, या जब ऑप्शन में दिखता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को टिक लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। प्रथम शिक्षा नीति की बात करें तो कब आई? एनईपी 1968 आई, याद रखिएगा। 1968 में एनईपी 1968 आई। द्वितीय शिक्षा नीति की बात करें तो 1986 आई, जो 1992 में थोड़ा बहुत संशोधन भी हुआ, तो इस डेट को भी याद रखिएगा, इस सन को। तृतीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी आया, 34 वर्षों के बाद आया, वह 21वीं सदी का यह पहला शिक्षा नीति है, याद रखिएगा। जो हाल ही में आया 2020 शिक्षा नीति, वह 34 वर्षों के बाद आया, और यह जो है 21वीं सदी का पहला शिक्षा नीति रहा। 1986 के बाद बड़े अंतराल के बाद आया यह 2020 में, अर्थात 34 वर्षों के अंतराल के बाद। तृतीय शिक्षा नीति की बात करें 2020 शिक्षा नीति की मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है, आए दिन इससे क्वेश्चन बनते रहता है। तो याद रखिएगा, शिक्षा नीति जो 2020 है, इसके समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, या इसे शॉर्ट में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन भी कहते हैं, याद रखिएगा, जो पूर्व इसरो प्रमुख या अध्यक्ष रहे हैं और पद्म भूषण अलंकृत हुए हैं, याद रखिएगा। इसकी रूपरेखा कब तैयार हुआ? तो 2019 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020। यदि पूछा जाता है कि एनईपी 2020 कब लागू हुआ, तो इसे याद रखिएगा 29 जुलाई 2020 को ही डालिएगा, क्योंकि ये केंद्र स्तर में 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ। हालांकि अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों के द्वारा जो है अलग अलग राज्य में ये अलग अलग सन में या तिथि में लागू किया गया है। मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 9 सदस्य थे। एक जो है अध्यक्ष, जो कि के कृष्णस्वामी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी है, और बाकी उनके सहयोगी 8 सदस्य थे। समिति का गठन कब हुआ? तो 2017 में। ये जो 9 सदस्यीय टीम का गठन हुआ, वह कब हुआ? 2017 में। समिति का गठन करने वाला जो है वो शिक्षा मंत्रालय है। जो पहले उस समय गठन हुआ, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD था, जो 2020 शिक्षा नीति के तहत इस MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। इसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्रालय रखा गया MHRD का नाम बदलकर 2020 शिक्षा नीति के तहत। वही इस समय जो एनईपी 2020 आया, उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा, श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। और आज वर्तमान की बात करें तो भी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है, अभी भी, तो थे भी और वर्तमान में है भी, तो इसे भी याद रखिएगा। आज 2026 में भी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। वही लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो कर्नाटक है, 7 अगस्त 2021 को। वही दूसरा राज्य पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश बताइएगा, यह 26 अगस्त 2021 को एनईपी 2020 लागू किया। प्रथम और द्वितीय को ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसा कि छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका कोई जो है ऑथराइज डेट तो नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है, आपको सर्च करने पर मिलेगा कि जुलाई 2024 में एनईपी 2020 लागू किया गया। तो अगर पूछा जाए तो 2024 डालिएगा। शिक्षा पर अब जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, लक्ष्य रखा गया है? तो 6%, जो कि पहले 4 से कुछ ऊपर था पॉइंट में, जबकि इसका लक्ष्य रखा गया है पूरा 6% खर्च किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी फैक्ट से आए दिन क्वेश्चन बनते रहता है, अलग अलग एग्जामों में भी, और टेट शिक्षक भर्ती में तो आता ही है।
चलिए एनईपी 2020 के प्रारूपों का देखते हैं। प्रारूप को इसके 4 भागों में बांटा गया है। पूछा जाएगा कि एनईपी 2020 के प्रारूप को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। वह भाग कौन कौन सा है? भाग 1 में स्कूल शिक्षा विभाग बताया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में, जिसमें कुल 8 अध्याय हैं। वही भाग 2 की बात करें तो इसमें उच्चतर शिक्षा विभाग, जो कॉलेजों की बात करें तो उसके बारे में बताया गया है। इसमें इस भाग में, भाग 2 में जो है कुल 11 अध्याय हैं। और वही भाग 3 की बात करें तो अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दा है, जिसमें 5 अध्याय शामिल हैं। और भाग 4 की बात करें क्रियान्वयन की रणनीति है, जिसमें 3 अध्याय हैं। और टोटल बात करें कितने अध्याय है एनईपी 2020 में, तो 27 अध्याय है। ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 का जो मसौदा तैयार हुआ उसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो 27 अध्याय है। और खास करके हमारा जो फोकस, हमें इस 27 अध्याय को हमें इस वीडियो में अध्ययन नहीं करना है या नहीं देखना है। हमें सिर्फ, क्योंकि हम टेट का तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती का, जो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग से कनेक्टिविटी है, तो स्कूल शिक्षा विभाग हम भाग 1 बस इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें कुल 8 अध्याय है। इसमें भी पूरा 8 अध्याय नहीं देखेंगे, 6 अध्याय से प्रश्न बनता है, 1 अध्याय से 6 अध्याय तक, जिसे हम इसमें शामिल किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा जाएगा एनईपी 2020 को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। इसके कुल कितने अध्याय हैं, तो 27 अध्याय हैं। और पूछा जाएगा कि स्कूल शिक्षा विभाग पहला भाग में कितने अध्याय है, तो 8 अध्याय हैं। इन पॉइंटों को याद रखिएगा। तो चलिए अब हम अध्याय 1 की बात करेंगे। अध्याय 1 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा है, जिसका फुल फॉर्म है, या जिसका शॉर्ट में हम ईसीसी बोलते हैं। ईसीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हिंदी में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसीई को सीखने की नींव कहा है एनईपी 2020 के द्वारा, जिसमें शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों माध्यम से दी जाएगी। अनौपचारिक कब? जब शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बालकों को बाल वाटिका के माध्यम से दिया जाएगा। पूछा जाता है बालवाड़ी कितने वर्ष तक होता है, तो 5 वर्ष के बच्चों को बालवाड़ी में रखा जाता है। बालवाड़ी या बाल वाटिका कहा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। हमें यह शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिला था। तो बाल वाटिका का जो कॉन्सेप्ट है वो 2023 के शिक्षक भर्ती में ही आ गया है, छठ शिक्षा भर्ती में। तो इसमें देखा जाए तो उसके बाद 6 वर्ष से देखा जाए तो क्लास 1 में एडमिशन होता है। लेकिन एनईपी 2020 के तहत तो जो है आपका नर्सरी से शुरू करने की बात की है गवर्नमेंट स्कूलों में भी, जिसका ढांचा हम आगे देखने वाले हैं। औपचारिक शिक्षा की बात करें तो 6 से 8 वर्ष के बालक को 1 व 2 के माध्यम, अर्थात 3 से 6 वर्ष को अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें कोई पुस्तक कापी क्लास कोई जरूरी नहीं रहेगा, या किसी प्रकार का कोई उसे ये खेल खेल में शिक्षा वाली बात रहेगी, कहने का मतलब अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो है शुरू होगी 6 से 8 वर्ष के बालक को कक्षा 1 व 2 में, जिसके लिए फिर पाठ्य पुस्तक तैयार मिलेगा। हालांकि इस स्तर में भी जो है खेल आधारित शिक्षा ज़्यादा रहेगा, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है, इसी में बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से ही पूर्ण हो जाती है। ये पूर्व नहीं है, ये पूर्ण है, याद रखिएगा। यह सीजी असिस्टेंट टीचर 2023 में पूछा गया है कि बच्चों के मस्तिष्क का, 6 वर्ष के बच्चों का मस्तिष्क कितने प्रतिशत जो है विकसित हो जाती है, विकास हो जाता है, तो याद रखिएगा 85%। ये किसने बताया है? एनईपी 2020 के तहत बताया गया है, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीसीई के माध्यम से आंगनबाड़ी बाल वाटिका जहां अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होगी, आदिवासी क्षेत्र की आश्रमशालाओं, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी से जुड़े प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ईसीसीई के तहत जो बच्चे हैं उन्हें कहाँ कहाँ शिक्षा? आंगनबाड़ी बाल वाटिका जहाँ अनौपचारिक शिक्षा, और आदिवासी क्षेत्र के आश्रमशालाओं में भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय या आंगनबाड़ी से जुड़े प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा आजकल बालवाड़ी जो है प्राथमिक विद्यालय में ही शुरू कर दी गई है, याद रखिएगा। क्लास 1 से पहले बालवाड़ी, उसका भी जो है चलना शुरू हो गया है हमारे छत्तीसगढ़ में भी। 5 वर्ष के आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित हो जाएगा। 5 वर्ष के आयु से पहले हर बच्चा, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, 5 वर्ष से आयु से पहले तो स्थानांतरित हो जाएगा, अर्थात उन्हें जो है स्पेशली बाल वाटिका में एडमिशन कराने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी स्थानांतरित हो जाएगा। 6 वर्ष से क्लास 1 में जाएगा।
सेकेंड अध्याय की बात करें तो बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के बारे में बताया गया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जिसे शॉर्ट में FLN कहते हैं। निश्चित रूप से यदि आप गवर्नमेंट टीचर होंगे तो आप सभी जानते होंगे FLN के बारे में। इसका जो है चरण दर चरण कई बार इसका प्रशिक्षण चला है। अभी हाल ही में नवीन पाठ्य पुस्तक के तहत 1 से 3 तक के बच्चों के लिए जो नवीन पाठ्य पुस्तक बना है उसके लिए भी जो है प्रशिक्षण हुआ, जो FLN के तहत ही हुआ, अर्थात 1 से 3 तक के बच्चों को किस प्रकार जो है मूलभूत साक्षरता में दक्ष कराना, इसके बारे में बताया गया है। सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्तें, कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक 3 से 9 वर्ष को सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता, जिसके तहत पढ़ना लिखना अंकगणित व संख्या ज्ञान को वर्ष 2025 तक प्राप्त करना होगा। अर्थात इसमें बताया गया है कि पढ़कर बच्चा जो है समझ जाए, लिखना सीख जाए, और अंक गणित में देखा जाए तो अंक गणित में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, इसका जो है हिंदी में आपका फुल फॉर्म है। तो इसमें संख्यात्मक ज्ञान में संख्या बस ज्ञान से नहीं, इसमें बच्चे को शुरुआती अवधारणा, जैसे कि संख्याओं से जितने भी जोड़ घटाव गुणा भाग है उसका शुरुआती अवधारणा वो क्लास 3 तक जो है आ जाए, इसका मूल उद्देश्य रहा। और इसे जो है कहाँ कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, 2025 तक। सामान्य विद्यालय में बात करें तो छात्र शिक्षक अनुपात 30:1, 30 बच्चों में एक शिक्षक की बात कही है NEP 2020 में भी, याद रखिएगा। वही पिछड़े व दुर्बल विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात जो है देखा जाए तो 25:1 की बात की गई है NEP 2020 के द्वारा ही। तो इन चीज़ों के बारे में जो है शॉर्ट में देखा जाए तो अध्याय 2 में बात हुआ है। अध्याय 2 की बात करें तो FLN के बारे में बताया गया है। वही अध्याय 3 की बात करें तो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। जैसे कि 2023 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को प्राप्त करना व ड्रॉप आउट दर को कम करना होगा, इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। याद रखिएगा GER का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जिसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या सकल नामांकन अनुपात होता है। इसका कहने का मतलब है प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक जो बच्चे प्री स्कूल में एडमिशन लिए हैं या जिनका नामांकन है, उसका जो है माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई करने तक, जैसे कि 20 बच्चे ने उस साल एडमिशन लिए हैं या प्री स्कूल में हैं, तो वह 20 बच्चे पूरा माध्यमिक स्तर तक पहुँचे, अर्थात 100% रहे। इसमें कभी क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं या ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इसे जो है कम करने का लक्ष्य रखा गया है, 100% तक पहुँचाना है 2030 तक। इसमें इस अध्याय में बात किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS तथा स्टेट ओपन स्कूल SOS, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, द्वारा A, B व C लेवल के पाठ्यक्रम जो कक्षा 10 व 12 के समकक्ष होंगे, इसी के द्वारा बताया गया है। सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग पर विशेष बल देना इस अध्याय में बताया गया है। अब देखेंगे चौथा अध्याय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो चौथा अध्याय में स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र के बारे में बताया गया है, अर्थात जो शिक्षा का पैटर्न हो, संरचना हो, उसे पहले जो पूर्व पैटर्न था 10+2, उसे चेंज करके इस संरचना में बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना जो है 5+3+3+4 रखा गया, जो कि निम्न है। इस चित्र के माध्यम से समझेंगे तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। पूछा जाएगा कि NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन कौन सा? पहला है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रीपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज और चौथा है सेकेंडरी स्टेज। जिसमें फाउंडेशनल स्टेज में आधारभूत स्तर कह सकते हैं, इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों की बात हुई है। पूछा जाएगा तो फाउंडेशनल स्टेज में कितने वर्ष के बच्चों को रखा गया है, तो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे। और वही क्लास की बात करें तो इसमें जो है नर्सरी, अर्थात जो प्री स्कूल की बात करें तो प्री स्कूल में जो नर्सरी KG1 KG2 हम प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं, तो उसमें जो 3 क्लास और आपका 2 क्लास, क्लास 1 और क्लास 2, ये इसमें 5 क्लास आ जाएगा, ये 5 हुआ। उसके बाद इसमें प्रीपरेटरी स्टेज, इसमें 3 क्लास आएगा, जिसमें तीसरी, चौथी और 5वीं वाले आ जाएंगे, क्लास 3, 4, 5, तो इसमें ये 3 हुआ। वही मिडिल स्टेज की बात करें तो इसमें क्लास 6, 7, 8 आ जाएगा, 6वीं, 7वीं, 8वीं वाले, तो ये भी 3 हुआ। और वही सेकेंडरी स्टेज इसमें बात करें तो 9वीं, 10वीं
और 11वीं 12वीं, तो ये 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये स्कूली संरचना बताया गया है 4 भागों में, जिसे हम डिटेल देखने वाले हैं, वहीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए चित्र के आधार पर कि इस स्टेज में, फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये चित्र के द्वारा देख सकते हैं। खेल खेल में शिक्षा होनी चाहिए। वही प्रिपरेटरी स्टेज में थोड़ा पाठ्य पुस्तक की ओर आगे बढ़ा जाए और थोड़ा प्रयोग आधारित शिक्षा शुरुआती दौर हो। और मिडिल स्टेज में टोटल जो है देखा जाए व्यावसायिक शिक्षा, कोडिंग डिकोडिंग और ये अर्थात मशीनी स्तर तक पहुंचा जाए धीरे धीरे। और सेकेंडरी स्टेज पूरा प्रयोग पर आधारित, अपने जो है तार्किक रूप से पढ़ने पर आधारित हो जाए, तो इस स्टेज में बताया गया है। चलिए जिसे हम देखने वाले हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो उम्र 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को इसमें बताया गया है। यह 5+3+3+4 संरचना का पहला चरण है, पहला भाग है, जिसमें पहले 5 वर्ष नींव का निर्माण करते हैं। उम्र और कक्षाएं की बात करें तो इसमें उम्र 3 से 6 वर्ष प्री स्कूल और आंगनबाड़ी, और वही 6 से 8 वर्ष कक्षा 1 और 2 शामिल है। याद रखिएगा 3 से 6 वर्ष जिसमें हम नर्सरी KG1 KG2 कहते हैं ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट में, और वही 6 से 8 वर्ष में क्लास 1 और क्लास 2 इसमें शामिल 5 क्लास होंगे। वही इसमें शिक्षण पद्धति कैसे होगी, मुख्य रूप से खेल आधारित, प्ले बेस्ड, गतिविधि आधारित, एक्टिविटी बेस्ड और अनुभवात्मक एक्सपेरिमेंटियल लर्निंग पर जोर दिया जाता है। शिक्षण सामग्री की बात करें तो NEP 2020 के तहत जादुई पिटारा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। जादुई पिटारा खेल आधारित सामग्री, एक जादुई पिटारा का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिस पिटारा को सभी स्कूलों में होना चाहिए। ऐसा बताया गया कि उसमें जो है लगभग एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन 30-40 प्रकार का कुछ उसमें खेल सामग्री रहेगा। उसको जो है एक पिटारा में रखा जाएगा और बच्चे जब चाहे उसको, और वो सभी जो पिटारा में रहेगा जो खेल सामग्री, उनसे कहीं ना कहीं बच्चे कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें। तो इस आधार पर बनाया गया वो जादुई पिटारा, जो NCERT की तरफ से बनाया गया था, जिसे आप YouTube में जादुई पिटारा के नाम से आप देख भी सकते हैं। वो सभी NCERT के द्वारा डाला भी गया है। ये खेल आधारित सामग्री है का उपयोग किया जाए। ये शिक्षण सामग्री में क्या उपयोग किया जाए इस स्तर में, तो जादुई पिटारा का। भाषा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। याद रखिएगा उनके जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, खास करके इस स्टेज की बात हो रही है। लक्ष्य है भाषा साक्षरता और संख्या ज्ञान में प्रारंभिक दक्षता विकसित करना। तीव्र मस्तिष्क विकास, खेल और स्वयं खोज आधारित सीखना इसमें शामिल है। नेक्स्ट है प्रीपरेटरी स्टेज, जिसमें जो है देखा जाए तो कक्षाएं और आयु की बात करें तो कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चे आते हैं, जो 8 से 11 वर्ष की स्टेज है। इसमें उद्देश्य की बात करें तो बच्चों को मूलभूत चरण फाउंडेशनल स्टेज से मध्य चरण मिडिल स्टेज में सुचारू रूप से ले जाना, एक मजबूत सीखने की नींव बनाना। अर्थात जो पहला स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज से, और इस स्टेज तो प्रीपरेटरी स्टेज है, तो इससे आगे मध्य चरण मिडिल जो तीसरा स्टेज है उसके लिए तैयार करने का इसमें नींव रखा जाता है। ये इसका उद्देश्य है। पद्धति की बात करें, यह चरण खेल आधारित शिक्षा से थोड़ा औपचारिक शिक्षण की ओर बढ़ता है। जैसे कि पहला स्टेज फाउंडेशनल स्टेज में क्या होता है, ज़्यादातर खेल आधारित शिक्षण कराया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा पर ज़्यादा बात किया गया है NEP 2020 के तहत। लेकिन इस चरण में खेल आधारित शिक्षा से धीरे धीरे जो है पाठ्य पुस्तक तरफ जाया जाए, पाठ्य पुस्तक में जो तथ्य है उस तरफ जो है बच्चों को सिखाया जाए, इस ओर फोकस किया जाए, इसमें बताया गया है। अर्थात जिसमें मज़ेदार गतिविधियां और हल्की पाठ्य पुस्तकें शामिल होती हैं। विषय की बात करें तो पढ़ना लिखना, गणित विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कला और भाषाएं सिखाई जाती हैं। लक्ष्य की बात करें तो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना सीखने के प्रति रुचि पैदा करता है। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्कूल स्टेज, जो उम्र 11 से 14 वर्ष की स्टेज वाले बच्चों की बात होती है। अवधि और कक्षाएं की बात करें तो 3 साल। इसमें कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे आते हैं। इसका मुख्य जो है पॉइंट है आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। कोडिंग जो है इसी कक्षा से शुरू होती है। कक्षा 6 से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, शुरू होती नहीं है, ये प्रस्ताव दिया है NEP 2020 के तहत। और जो है व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है की बात होगी
तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है। अर्थात पहले जो है 9वीं से व्यावसायिक शिक्षा जो है शुरू होती थी, जैसे कि किसी बच्चे को बैंकिंग क्षेत्र में जाना है या कृषि क्षेत्र में जाना है या मेडिकल क्षेत्र में जाना है, कोई भी क्षेत्र में जाना है व्यावसायिक शिक्षा वाला, तो वो क्लास 9 से चुनने का अब वो जो है क्लास 6 से जो है व्यावसायिक शिक्षा को के लिए विषय चुन सकता है या उसके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और कोडिंग का प्रस्ताव जो है क्लास 6 से शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चौथा स्तर, माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी स्टेज। अवधि है 4 वर्ष, कक्षा 9, 10, 11 और 12। आयु वर्ग है 14 से 18 वर्ष। संरचना की बात करें तो यह इस संरचना में अंतिम जो है चौथा 4 वर्षीय चरण है और अंतिम चरण है। यह बहुविषयक शिक्षा पर फोकस है। छात्रों को विभिन्न विषयों के बीच जुड़ाव देखने और समझने का मौका मिलता है। इसमें लचीलापन रखा गया है, फ्लेक्सिबिलिटी, विषयों के चयन में अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकता है। अर्थात जो पहले विषय बाध्यता रहता था, जैसे कि एक साइंस वाला बच्चा है जो साइंस लेना चाहता है तो उसको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये पढ़ना पड़ता था। अब बच्चा इसमें इसका बात किया गया है, हालांकि ये सभी स्टेट में अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये आने वाला दिन में हो सकता है। अर्थात कोई बच्चा जो है उसे मन लग रहा है कि उसे जीव विज्ञान पढ़ना है और जीव विज्ञान के साथ उसे भूगोल में भी इंटरेस्ट है, तो जीव विज्ञान के साथ वो भूगोल ले सकता है और गणित भी ले सकता है कोई बच्चे को गणित में। तो ये सब जो है मिला जुला कर जो है भी सब्जेक्ट लेने की बात हुई है इसमें। अर्थात ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि एक साइंस का बच्चा है तो साइंस में जो जितने भी सब्जेक्ट है उसे ही पढ़ना है, वह अपने हिसाब से जो है एक जो निर्धारित विषय संख्या रहेगा वो जो है चयन कर सकता है। तो ये लचीलापन लाया गया है, तो ये बहुत प्रमुख बात है। इस प्रकार ये रही 4 स्टेज। अब मूल्यांकन की बात करें तो इसमें मूल्यांकन के बारे में जो है बताया गया है कि राष्ट्रीय आकलन केंद्र जो है 360 प्रोग्रेस कार्ड बनाना, इसके बारे में चर्चा हुई है। 360 प्रोग्रेस कार्ड बनाना आकलन केंद्र के द्वारा, तो इसके बारे में चर्चा हुआ है। वही राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख के बारे में बात हुआ है। याद रखिएगा, परख जो है, परख का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना। तो ये परख के बारे में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाए, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है, तो परख है, परख की स्थापना की जाए। और परख के तहत कौन कौन से कक्षा के बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, जो पिछले साल हुआ भी है, तो 3री, 5वीं और 8वीं। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संवर्धन सामग्री, विभिन्न प्रोजेक्ट सर्कल व ओलंपियाड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 5वां अध्याय है, किस अध्याय में पूछा जाएगा कि एनईपी 2020 के तहत किस अध्याय में शिक्षक के बारे में चर्चा हुआ है, तो वो 5वां अध्याय है। याद रखिएगा, शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय बीएड अनिवार्य किया गया है। याद रखिएगा, अब 4 वर्षीय बीएड हो जाएगा, जिसे एकीकृत किया गया है। प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष लगभग 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास CPD में हिस्सा लेना होगा, अर्थात 50 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा प्रत्येक शिक्षक को हर वर्ष। इसके बारे में जिक्र किया गया है। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड में ग्रामीण क्षेत्रों को मेरिट आधारित छात्रवृत्ति दी जाएगी, इसके बारे में भी बताया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को विस्तृत व मजबूत किया जाएगा तथा 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में भी लागू किया जाएगा। तो टेट जो है निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार NCTE के जो रूल है वो पुराने शिक्षकों को भी टेट दिलाना अनिवार्य है, जो टेट उत्तीर्ण नहीं है। तो टेट को भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस NEP 2020 के तहत। शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों से मुक्त किया जाए, अर्थात गैर शिक्षणीय कार्य में नहीं लगाया जाए, ये इसकी बात भी हुई है। शिक्षकों की कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस CMP हेतु उनकी पदोन्नति व वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। अर्थात शिक्षकों का जो है पदोन्नति या वेतन वृद्धि इस आधार पर नहीं की जानी चाहिए कि वो सीनियर हो गए हैं, इस आधार पर की जानी है कि उनके जो सेवा काल में या उनके सेवा अवधि में क्या क्या उपलब्धि हासिल की है अपने शिक्षा के क्षेत्र में या अपने स्कूली बच्चों के लिए क्या क्या वो जो है उपलब्धि हासिल की है, क्या विशेष कार्य किया है, उसके आधार पर जो है पदोन्नति व वेतन वृद्धि दी जाए, इसके बारे में चर्चा हुआ है। नेक्स्ट अध्याय है
अध्याय 6 जिसमें समतामूलक और समावेशी शिक्षा की बात के बारे में जिक्र हुआ है। मुख्य रूप से सेज जो कि पूछा जा सकता है। एनईपी में यह सिफारिश की गई है कि शैक्षिक रूप से, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों की विशेष शिक्षा क्षेत्र, स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित किया जाना चाहिए। याद रखिएगा, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों की विशेष शिक्षा क्षेत्र, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल एजुकेशन जोन, शॉर्ट में SEZ की बात हुई है। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वही शिक्षा सभी के लिए अधिगम, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित समूह तक शिक्षा देने के लिए परिवहन, निःशुल्क आवास तथा सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना उद्देश्य है। केंद्र सरकार सभी लड़कियों व ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी, अर्थात इसमें किसी प्रकार का लिंग भेदभाव को दूर करने का प्रयास करेगी, उसके लिए एक समावेशी निधि का गठन करेगी। इस प्रकार का इसमें बताया गया है इस अध्याय में। इस प्रकार देखा जाए तो पहले भाग में जो 8 अध्याय है, भाग 1 में स्कूली शिक्षा का जो है 8 अध्याय, उसमें ज़्यादातर 6 अध्याय ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे ही शामिल किए हैं। वीडियो अधिक लंबी ना हो और आपको भी अनावश्यक चीज़ें ना पढ़ना पड़े, इसके लिए हम इतने ही शामिल किए हैं NEP 2020 में। अब हम जो प्रश्न बनते गए हैं ज़्यादातर इस NEP 2020 के तहत टेट या शिक्षक भर्तियों में, तो उससे रिलेटेड या स्कूली शिक्षा से रिलेटेड ही जो पहला भाग में 1 से 6 अध्याय है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं और ज़्यादातर पूछे गए प्रश्नों को शामिल किए हैं। पहला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई? तो निश्चित रूप से यहाँ जो है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो है मंजूरी दिया गया, उसी को जो है लागू माना जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा जो मंजूरी दिया गया केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, तो उसी को माना जाता है और इसका राइट आंसर है 29 जुलाई 2020, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो निश्चित रूप से अभी देखे हैं तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला जो पहला राज्य है कर्नाटक है। वही नेक्स्ट दूसरा राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, तमिल, संस्कृत, हिंदी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा? निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, NEP 2020 में NEP का सही अर्थ है। तो NEP 2020 में NEP का सही अर्थ क्या है? तो निश्चित रूप से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोडिंग को किस कक्षा से शुरू करने का प्रस्ताव है? तो कोडिंग को किस कक्षा से शुरू करने का प्रस्ताव है? कक्षा 6 से। और व्यावसायिक शिक्षा को किस कक्षा से जोड़ा जाने की बात हुई है? तो वो भी कक्षा 6 से। वही नेक्स्ट है, जादुई पिटारक किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, खेल आधारित शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन प्रणाली? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, खेल आधारित शिक्षण सामग्री। वही डिजिटल शिक्षा में यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसे भी जान लीजिए। जो दीक्षा ऐप जानते होंगे, तो दीक्षा ऐप जो है पूछा जाएगा तो डिजिटल शिक्षा से संबंधित है, जो NCERT के द्वारा तैयार किया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत से राज्यों में इस दीक्षा ऐप का उपयोग किया जा रहा है और जिस राज्य का जो पाठ्य पुस्तक है तो वहाँ सभी उसमें जो है पुस्तकों का PDF अवेलेबल भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की संरचना है? ये बहुत बार पूछा गया है और ये अभी हम देखे भी हैं। 5+3+3+4 है, जो कि पहले क्या था 10+2 था, उसके जगह में ये लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, 2030 तक किस स्तर तक 100% GER प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो यह देखा जाए तो प्री स्कूल से माध्यमिक तक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, FLN का पूर्ण रूप क्या है? निश्चित रूप से FLN का पूर्ण रूप क्या है? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा से संबंधित अध्यायों की संख्या है? तो स्कूल शिक्षा से संबंधित कितने अध्याय शामिल हैं? 8 अध्याय शामिल है पहले भाग में। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, NEP 2020 का प्रारूप कितने भागों में विभाजित है? तो NEP 2020 के प्रारूप जो है 4 भागों में
विभाजित है और जिसमें कुल 27 अध्याय है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि NEP 2020 में कितने अध्याय है, तो 27 अध्याय हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों को विकसित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर है परख, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख के माध्यम से किस किस कक्षाओं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका उत्तर है साथियों, ये पिछले साल हुआ भी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कक्षा 3, 5 और 8। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए कौन सा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड विकसित किया गया है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए NPST, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन व्यवस्था के संबंध में कथन है, कूट संबंधी प्रश्न है। परख की स्थापना की जाएगी, 360 प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा, और तीसरा है केवल बोर्ड परीक्षा पर बल दिया जाएगा। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा सही आंसर है, इसके आधार पर 1 और 2 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के संबंध में कथन है, विशेष शिक्षा क्षेत्र SEZ घोषित करने का प्रावधान है, जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा, यह केवल बालकों के लिए है, तो ये कथन गलत है और पहला और दूसरा सही है। ऊपर हम देखे भी हैं 6वां अध्याय में कि विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है और जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा। इसके आधार पर 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है NEP 2020 के समयांतराल के संबंध में सही कथन है। NEP 2020 से पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। NEP 2020 पूर्व नीति के 34 वर्ष बाद आई है। NEP 2020 20वीं सदी की अंतिम शिक्षा नीति है, तो यह कथन गलत है जो तीसरा है वो, क्योंकि NEP 2020 जो है 20वीं सदी की अंतिम शिक्षा नीति नहीं है, यह 21वीं सदी का पहला शिक्षा नीति कह सकते हैं। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यह 1986 के बाद सीधा 2020 में आई शिक्षा नीति है जो 34 वर्ष बाद आई है, तो ये दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा के स्तरों की संख्या क्या है, तो वही 3, 4, 5, 6, तो क्या है 4 है। स्कूली शिक्षा के स्तर को कितने भागों में बांटा गया है, स्कूली शिक्षा के स्तरों की संख्या कितनी है, 4 है। वही जो ढांचा की बात हो रही है 5+3+3+4, तो इसी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 कार्यक्रम के तहत शिक्षा की क्या आयु निर्धारित की गई है, अर्थात चारों स्तर को मिलाकर आयु पूछा गया है, जो कि पहला स्तर 3 वर्ष से शुरू होता है और लास्ट कहाँ तक होता है, चौथा, तो 18 वर्ष। 3 से 18 वर्ष कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य है, 4%, 5%, 6%, 7%, तो निश्चित रूप से 6% रखने का लक्ष्य रखा गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। ये रही आपका NEP 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और उसके साथ बहुत पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।